डिफरेंट वेज में किया जा सकता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग देखो ये डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे कि कैसे मतलब ये जो कंडीशन ऐसे बताया जा रहा है ना कि एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ ऑड फंक्शन अगर आएगा तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटिव लिखा जा रहा है, दिस आर ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम। तो क्यों अगर मान लीजिए यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्यों नहीं होगा ऑसिलेटरी मोशन, या फिर ये इवन फंक्शन हो जाएगा तो क्यों नहीं होगा, तो थोड़ा हम लोग इसको एनालाइज कर लेंगे, ठीक है ना अभी। तो ये तो हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, सपोज करो हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ t=0 पे, तो ये ऐसे टर्न होकर के यहाँ पे वापस आएगा ना, तो इसको बोलेंगे t=T, ठीक है ना। समझ में आया, ये ऐसे गया और वापस आ गया, दैट विल बी कॉल्ड t=T, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक टर्म इसमें डिफाइन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है ना वो डिफाइन किया जाता है ऐसे, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओके। 2 पाई और डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कर दोगे ना, तो दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओके, ठीक है। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ फर्स्ट स्लाइड है। ओके। तो मतलब सर ये फर्स्ट पहले से स्टार्ट करो क्या? देखो क्लास अटेंड करो, ज़्यादा अननेसेसरी बातें नहीं पूछा करो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो नहीं करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑसिलेशन हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे कि ऑसिलेशन दो दो टाइप का होता है, ठीक है। देयर देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अ, एक हो सकता है एसएचएम और दूसरा होता है नॉन एसएचएम, ठीक है ना। एसएचएम का डेफिनेशन बताया गया आपको कि एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। और नॉन एसएचएम जो होता है वो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स नहीं होता है, बस, ठीक है ना। अगर एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स नहीं होगा तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, बट एसएचएम नहीं कहेंगे, और ये दो चीजें आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, डिस्कशन के एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू -x को पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि एसएचएम क्यों कहते हैं, ठीक है ना। वाई, ठीक है, ए प्रोपोर्शनल टू -x इज कॉल्ड एसएचएम, ठीक है। तो वाई ए प्रोपोर्शनल टू -x इज कॉल्ड एसएचएम, ठीक है। ये हमें समझना, कोई बता सकते हो आंसर इसको, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं इसको? हम्म सबसे सिंपल तो ऐसे हो सकता है, ऊपर से छोड़ दो नीचे गिरा, सबसे सिंपल तो ये हो सकता है। उसको हार्मोनिक नहीं कहते हैं उसको हार्मोनिक इसी को कहते हैं, उसको एन हार्मोनिक बोलते हैं। ये सब जो है ना पावर हायर है ना, इसको हार्मोनिक नहीं बोलते हैं, दीज आर ऑसिलेटिंग मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक बोला गया है, तो इसको जो है ना एन हार्मोनिक भी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एन हार्मोनिक, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड, अगर लिखना है तो लिख लो, दीज आर कॉल्ड, ठीक है, एन हार्मोनिक, एन हार्मोनिक। तो ये सभी एन हार्मोनिक कहलाते हैं, ये हार्मोनिक नहीं कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये दीज आर कॉल्ड एन हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ठीक है, तो जो ऑसिलेटरी होंगे बट नॉट सिंपल हार्मोनिक उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दोज आर कॉल्ड एन हार्मोनिक। इसको क्या बोलते हैं, सिम हार्मोनिक नहीं बोलते हैं, तुम लोग अपने आप से वर्ड्स इन्वेंट नहीं करोगे, ठीक है। पता चला इसको बोल रहे हो कि सिंपल हार्मोनिक तो इसको बोल रहे हैं हार्मोनिक, ऐसा नहीं है, दीज आर कॉल्ड एन हार्मोनिक, ठीक है। एन हार्मोनिक मोशन कहलाता है, ठीक है। ऑल राइट। तो इसको देखो, सिंपल वाई ए -x इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका जानते हो रीजन ये है ना कि इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे हम और उसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो मतलब इसका आंसर ये होगा, देखो आंसर ये है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस केस, ठीक है, इस केस में जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो मतलब हार्मोनिक फंक्शन मतलब साइन एंड कोसाइन में एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है,
solution of differential equation in this case gives sine, ठीक है, एंड कोसाइन फंक्शन, बस साइन एंड कोसाइन फंक्शन देता है यहाँ पे, ठीक है ना, सॉल्यूशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक। इसमें जो आएगा ना वो साइन कोसाइन नहीं भी हो सकता है, मतलब, ठीक है ना, इस, ठीक है, तो बस यही इसका रीजन है, क्योंकि साइन फंक्शन को हम लोग जानते हैं ना हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, और कोसाइन फंक्शन को भी हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। तो यही इसका रीजन है, ठीक है, कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस केस गिव्स साइन एंड कोसाइन मत फंक्शन, ठीक है, दैट इज द रीजन, ठीक है। अब देखो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो सभी लोग, ठीक है। तो हमने ये जस्ट देखो बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है ऑसिलेशन का, कि देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ऑल राइट। किसी कोई डाउट है ना तो पूछ सकते हो, ठीक है, किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि आई ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक, ठीक है, तो वाई ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, जिसमें एफ क्या है, एफ एफ को हम बोल रहे थे क्या है, ऑड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, एफ इज ऑड फंक्शन ओनली गिव्स ऑसिलेशन। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ यही ऑड फंक्शन होगा तो ऑसिलेशन क्यों मिलता है, इवन में क्यों नहीं मिलता है, या प्लस साइन अगर ले लेंगे तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रीजन देखिए, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कि जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ठीक है, कि हम एक्सेलेशन इक्वल टू मान लो -2x³ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करोगे ना तो एक्सेलेशन क्या आएगा, 0। तो एक मिनट इसको ऐसे शो करते हैं, देखो यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए हम x इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो एक्सेलेशन कितना आ रहा है, -2। और x इक्वल टू अगर आप क्या बोलते हैं -1 ले लो तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया, -1 पुट करोगे तो +2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये 0 है, पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, और ये जा रहा है इस साइड इसकी वेलोसिटी है। तो हम x इक्वल टू मान लो ये पोजीशन को 1 बोल रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलेरेशन निकल रहा है ना वो -2 निकलने का मतलब एक्सेलेरेशन इसका इधर होगा, एक्सेलेरेशन इधर है तो इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि देखो जा रहा है ये इधर, तो फोर्स भी देखो इसमें इधर ऐसे दिखा देते हैं, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, क्योंकि जिधर एक्सेलेरेशन होता है वही उधर ही फोर्स होता है। तो जा रहा है ये इधर, फोर्स उल्टा लग रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स इसको स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन करते करते रुकेगा कहीं पे, और रुकेगा तो फिर ये फोर्स उसको वापस लेकर आएगा, तो वापस लेके आ जाएगा, इधर पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो फिर जैसे ही ये इधर आ जाएगा ना, देखो जैसे x इक्वल टू -1 है, ठीक है ना, -1, तो इस पोजीशन पे आप देखिए कि एक्सेलेरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन का ये डायरेक्शन हो गया, अब फोर्स भी इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे मान लो ये जा रहा है, सपोज करो इधर, ये इधर जा रहा है, एक्सेलेरेशन जो है ना पॉजिटिव आ रहा है, जा रहा है इधर, लेकिन फोर्स उल्टा लग रहा है ना, तो फिर से इधर जाते हुए इधर जा रहा है, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो ये स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होकर के स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप जब होगा ना तो फोर्स इधर लग रहा है, तो इसलिए वापस भी आएगा, ठीक है ना। तो मतलब देखो ऑसिलेशन के लिए मेन कंडीशन ये है ना, कि फोर्स जो है ना हमेशा, जैसे राइट में अगर पार्टिकल जा रहा है तो फोर्स किधर लगना चाहिए, लेफ्ट, और लेफ्ट जा रहा है तो फोर्स लगना चाहिए राइट। तो ये चीज यहाँ पे हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, ओके। तो इसीलिए ऐसा मतलब ऐसे यहाँ पे सचम हो सकता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि फोर्स शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट वेर एक्सेलेरेशन इज 0। देखो जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे आप देख रहे हो ना, x इक्वल टू 0 पे एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, 0 हो रहा है। तो मतलब आप देखिए फोर्स हमेशा इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि फॉर ऑसिलेशन, देखो फॉर ऑसिलेशन acceleration should always be directed, या फिर मतलब मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि मेन ये है कि ऑब्जेक्ट को वापस लाने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, देयर शुड बी ए फोर्स टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक, है ना। तो वो चीज है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं तो फॉर ऑसिलेशन एक्सेलेरेशन शुड ऑलवेज बी, हम ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है,
मीन पोजीशन इसको कहते हैं, ठीक है ना, मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन जहां पे मतलब मीन पोजीशन उस पोजीशन को हम लोग कहेंगे जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज देयर मस्ट बी ए फोर्स, देयर मस्ट बी ए फोर्स विच ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट बैक, ठीक है ना, विच फोर्स विच ब्रिंग्स इट बैक, ठीक है ना। तो ये है सिचुएशन। तो इसको वापस लाने के लिए कोई फोर्स तो होना चाहिए ना, जैसे राइट जा रहा है तो लेफ्ट ले आएगा, लेफ्ट जा रहा है तो राइट। ठीक है, तो अब देखो दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू, मान लो हम ऐसे लिख देते हैं, -2 था ना, इसको +2 कर देते हैं, 2x³ तो देखो अगर +2x³ कर दिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस लिए थे, प्लस ले लेते हैं। तो इसमें देखो x इक्वल टू अगर तुम जैसे 1 लिखोगे ना तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2, और x इक्वल टू अगर -1 लिखोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए ऑरिजिन है, पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल इज हियर, तो x इक्वल टू ये 1 पे है, ठीक है ना, x इक्वल टू 1, वेलोसिटी मान लो इस साइड है, तो इसका एक्सेलरेशन भी देखो प्लस में आ रहा है ना। यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन ये लिखते हैं तो एक्सेलरेशन भी इधर ही हो गया, अब एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी इधर ही हो गया, तो पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक, कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, इट विल रीच x इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ पे ये इधर हो गया v इज इक्वल टू, ये इस साइड v है, ठीक है ना, ऐसा, ये v हो गया। तो इधर से एक्सेलेरेशन, ओ सॉरी यहाँ पे, हाँ मतलब वही आएगा, देखो x इक्वल टू मान लो -1 है, -1, ठीक है ना। तो -1 पे है पार्टिकल, तो देख रहे हो ना, -1 पे -2 आ रहा है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव आने का मतलब इस साइड हो जाएगा एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन इधर है तो फोर्स भी इधर ही होगा, फोर्स विल ऑलवेज बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो फोर्स भी इधर ही है, एक्सेलेरेशन भी इधर है, ठीक है ना। तो बस क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसलिए पार्टिकल कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, जा रहा है देखो नेगेटिव साइड में, फोर्स भी नेगेटिव में ही लग रहा है, तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में ही जाता रहेगा, कभी भी वापस नहीं आ सकता है। तो नो फोर्स टू ब्रिंग द पार्टिकल, यहाँ पे क्या कह सकते हो, फोर्स इज नॉट ब्रिंगिंग इट बैक, है ना, फोर्स इज नॉट ब्रिंगिंग इट बैक, ठीक है। सो ऑसिलेशन कैन नॉट टेक प्लेस, ऑसिलेशन कैन नॉट टेक प्लेस, तो इस केस में ऑसिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ऑसिलेशन कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, दैट्स द सिचुएशन। तो ये है, तो मेन आप लोगों को समझ में आ गया ना कि हम लोग यहाँ पे ऑड फंक्शन और नेगेटिव साइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ही फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, सो दैट फोर्स ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट बैक टू द मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑसिलेशन सिर्फ ऐसे केस में ही हो पाता है, ठीक है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑड फंक्शन, ओके। या एक्सेलेरेशन अगर ऐसा है तो फोर्स भी तुम ऐसे ही बोल सकते हो, क्योंकि इसमें फोर्स बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऑल राइट, तो अब हम लोग देखिए नेक्स्ट, तो फोकस तो हमारा मोस्टली इसी पे रहेगा, क्या बोलते हैं, जैसे एसएचएम पे रहेगा, बट अभी पहले कुछ हम नॉन एसएचएम वाले केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले देखो हम लोग यहाँ पे, हो गया सभी का नोट, ठीक है। हाँ सर। तो हम लोग देखो नेक्स्ट, पहले एक क्वेश्चन देखो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है, अरे एक सेकंड, एक सेकंड। एक मिनट, हो गया। ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन देखो दे रहे हैं, पार्टिकल इज मूविंग इन पोटेंशियल, पार्टिकल जो है ना एक पोटेंशियल में मूव कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ये दिया हुआ है v(x) इज इक्वल टू, पार्टिकल का मास मान लो m है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है v(x), पोटेंशियल देखो मैकेनिक्स में ध्यान रखोगे, ईएमटी में पोटेंशियल बोलते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है, एनर्जी उसका अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल भी बोला जा रहा है ना, तो उसको मानना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये मान लेना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल, बट अब चलो हम यहाँ पे अभी एक बार लिख देते हैं, लेकिन बाद में जब भी पोटेंशियल बोलेंगे ना समझ जाओगे ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है।
तो ए पार्टिकल इज मूविंग इन पोटेंशियल v ऑफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है v नॉट और मॉड x, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, इफ इट्स एनर्जी इज कैपिटल E, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखो हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे पोटेंशियल इतना दिया हुआ है ना, v इक्वल टू वी नॉट मॉड एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले पोटेंशियल को थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज वी नॉट और मॉड एक्स को x लिख दोगे, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस वी नॉट और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज x ग्रेटर देन जीरो के लिए और ये x लेस देन जीरो के लिए, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अब हम इससे फोर्स निकालते हैं, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट फोर्स, ठीक है। तो फोर्स निकालोगे ना, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि आप ऐसे देखिए कि जैसे फोर्स निकालोगे ना, फोर्स इज इक्वल टू, आप जानते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता है, तो ऐसे लिखेंगे डीवी बाई, जब भी देखो dx। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना, फोर्स निकाल ऐसे ही निकाला जाता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। अभी वन डायमेंशन का केस है, तो इसलिए हम डीवी बाई डी एक्स पार्शियल नहीं भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पार्शियल लिखना पड़ता है। तो इसको, इससे फोर्स निकालोगे ना, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि आप ये जो टर्म है ना, देखो कैसा होगा कि एक्स डिफरेंशिएट होगा, तो ये क्या कैसा बन जाएगा, माइनस वी नॉट, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस वी नॉट, तो फोर्स ऐसा है, ठीक है ना। तो देखो एक बात समझो कि ये जो फोर्स है ना, वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए और ये एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो अगर आप देखिए कि ग्रेटर देन जीरो मतलब ऐसा होगा ना सिचुएशन, देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे शो करें, यहाँ पे सपोज आई शो इट लाइक दिस, कि जैसे ये मान लीजिए ओरिजिन है, ये कोई पोजीशन है एक्स ग्रेटर देन जीरो का, तो इस पे देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो में पार्टिकल जब होगा ना, तो फोर्स किधर लग रहा है, माइनस वी नॉट में, तो ऐसे इधर लग रहा है फोर्स ऐसे, ठीक है ना। और जब ये इधर है क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्स में, तो फोर्स किधर लग रहा है, प्लस वी नॉट में, ऐसे लग रहा है, तो फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑरिजिन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन होगा। लेकिन आप देखिए फोर्स जो है ना, नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन हम लोग भी लिख रहे थे ना एसएचएम में, कि एक्सेलेरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एक्सेलेरेशन ऑफ फोर्स तो प्रोपोर्शनल होता है ना एक जैसे, तो फोर्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं है, तो ये एसएचएम नहीं हो सकता, इट इज नॉट एसएचएम, ठीक है ना। तो एसएचएम नहीं है ये मतलब एक ऑसिलेटरी मोशन है, बट नॉट एसएचएम, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो इट इज ऑसिलेटरी मोशन, इट इज ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम, ये एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। इट इज ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है ना, हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो एसएचएम वगैरह के किसी टेक्निक से नहीं निकलेगा, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा इसमें ये बात बताया हुआ कि एनर्जी कितना है इसका, एनर्जी ई दिया हुआ है, तो हम लोग जैसे एनर्जी जो लिखते हैं ना, एनर्जी इज इक्वल टू ऐसा होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्या होगा कि जैसे पार्टिकल जो है ना, जैसे मान लो प्लस एक्स की तरफ मूव कर रहा है, आप ऐसे सोचो, प्लस एक्स की तरफ मूव करेगा ना, तो एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते मतलब एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, तो आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है, तो ये डिक्रीज करते करते कहीं पे जाके रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे टर्निंग पॉइंट, तो ऐसे लिखोगे एट टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पे हम ऐसे लिख देंगे कि मान लीजिए एक्स का वैल्यू हो गया समथिंग ए, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो इसे, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो एट टर्निंग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना, सॉरी ये एनर्जी है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो, पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिख दोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी नॉट और एक्स की जगह ए लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड में देखो, पॉजिटिव साइड में तो ऐसे लिखा हुआ है ना वी नॉट एक्स, तो एक्स की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, ए, तो ये इतना हो गया, तो मतलब ए का वैल्यू हमें पता चल जाएगा यहाँ से, ई अपॉन कितना हो गया वी नॉट। तो उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी निकलेगा, तो देखो इसमें सिचुएशन क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है ना, जैसे यहाँ पे ऐसा है कि पार्टिकल यहाँ से एक्स इक्वल टू ए तक जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जाकर क्या होगा, स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा,
क्योंकि फोर्स हम देख रहे हैं ना, फोर्स किधर लग रहा है, जब x ग्रेटर देन जीरो पे है पार्टिकल तो फोर्स माइनस की तरफ लग रहा है ना लगातार, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू ये है। तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा होगा तो ये वापस आएगा ऐसे इधर, ठीक है। तो वापस आएगा तो फिर यहाँ इधर तक कहीं पे आकर के फिर x इक्वल टू माइनस ए पे रुकेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो फोर्स देखो यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ लग रहा है तो फिर ये वापस जाएगा, तो इस तरह से यहाँ के बीच में ऑसिलेट करेगा। तुम लोग को समझ में आया? देखो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब एक्स की तरफ मूव करेगा ना पार्टिकल, प्लस एक्स की तरफ मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। किसी भी सिचुएशन में, पूरे मैकेनिक्स में, पूरे ईएमटी में, हर जगह यही होता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी घटते घटते जहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर के जीरो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, वहां पे पार्टिकल रुकेगा, फिर वहां से क्या होगा, वापस आएगा। तो इस तरह से इसका ऑसिलेशन होने लगेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा ये, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे इस तरह से इट विल ऑसिलेट। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है ना, तो देखो ये बात पता चल चुका है कि यहाँ पे स्पीड कितना है, जीरो। तो ये यहाँ से चलेगा ना, अगर ऑरिजिन तक पहुंचेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ए डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा, ए का वैल्यू इतना पता है हमें, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हो क्या है कि, और इसमें आप देखो फोर्स जो लग रहा है ना वो एक कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वी नॉट के इक्वल है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू वी नॉट। तो इसलिए हम लोग जानते हो इसमें क्या बोलते हैं, इस तरह से लिख देंगे, जैसे यहाँ पे फोर्स है इसके ऊपर जो लग रहा है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ना वो वी नॉट के इक्वल है, ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज वी नॉट, यहाँ से देखो यहाँ से ये वी नॉट के इक्वल इक्वल है। तो बस आप क्या करिए, एक्सेलेरेशन निकालिए, यहाँ पे देखिए एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास लिख देंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वी नॉट है और बाय मास, ये एक्सेलेरेशन निकल गया। तो हम लोग एस ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस, अच्छा ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट निकला है ना, आप लोग सभी जानते हो ना एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट होता है तभी ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो आप ये नहीं फॉर्मूला यूज कर पाते। नहीं लगा सकते हो। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दोगे, तो यहाँ से यहाँ देखो चलकर आने में इसने डिस्टेंस ए कवर कर लिया, स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, प्लस हाफ, और एक्सेलेरेशन कितना हो जा रहा है, वी नॉट बाई एम और टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी निकाल लोगे, देखो टी जो यहाँ से निकलेगा ना, कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू ए एम, ऐसा होगा देखो, टू ए एम और वी नॉट, ठीक है ना, अंडर रूट, ये टी निकल गया। तो देखो ये जो हम टाइम निकाले ना वो कितना डिस्टेंस का निकाले हम, ए डिस्टेंस का, और वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होगा, देखो वन ऑसिलेशन इस तरह से फोर कंप्लीट होगा इंटू ना, ये यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ जाएगा, तब जा करके वन ऑसिलेशन। तो अभी ए फिर ए फिर ए और फिर ए, चार बार फोर हुआ, टाइम्स से। फोर टाइम्स कर देना है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा यहाँ पे, ठीक है ना, टी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखो, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो निकलेगा, ठीक है ना, दैट विल कैपिटल टी इज इक्वल टू वो फोर टाइम्स स्मॉल टी जो हम निकाले ना उसको ऐसे कर दोगे तो फोर टाइम्स और रूट अंडर यहाँ से टू कै ए स्मॉल एम और बाई वी नॉट। तो ए का वैल्यू हम लोग उधर लिखे हुए थे, है ना, ए इज इक्वल टू कितना था, ई बाई वी नॉट, वो पुट कर दो यहाँ पे, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा, देखो यहाँ से टी इज इक्वल टू फोर टाइम्स और टू एम और डिवाइड बाई, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। किसी को अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो देखो ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन दिखाया गया, देखो ऑसिलेशन है लेकिन इसमें टाइम पीरियड जो निकाला जा रहा है वो किससे निकाला गया है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। ओके, ठीक है, सो दैट्स दी आंसर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है ना, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। बस जानते हो थोड़ा सा हम नोटेशन पे ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पे हम वी जैसे लिखे थे ना तो यहाँ वी नॉट लिख दिए थे। एक्चुअली जब हम देखो फिर वी से फोर्स निकाले ना तो फोर्स का फॉर्मूला कितना, फोर्स में क्या आ गया, वी नॉट आ गया, हमें यहाँ पे बस एफ लिखना चाहिए था, एफ नॉट लिखना चाहिए, तो थोड़ा देखने में सही लगता कि फोर्स जो है ना एफ नॉट आ रहा है, ठीक है। मतलब एग्जाम में अगर आएगा ना तो जानते हो यहाँ पे एफ नॉट लिख करके आएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा समझ लो सिस्टमेटिक लगता है ना देखने से, ठीक है। तो कैसे देखो एक बार इसको समराइज कर देते हैं, कैसे सॉल्व किया गया, पहले पोटेंशियल से क्या निकाला गया, फोर्स, फोर्स से निकाला गया एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन से बस एस इक्वल टू यू टी प्लस ओके। हाफ टी स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है ना। तो इससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल गया। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना तो इसी तरीके से फोर्स निकल जाएगा, डेरिवेटिव कर देंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स, ओके, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखो इसका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, नेक्स्ट देखो अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कभी कभी फ्रेम हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लोर है, मान लो दिस इज ए फ्लोर, और इसमें जो है ना ये ऐसे करके ये एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ये एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना, दो इंक्लाइन प्लेन है। इसका इंक्लिनेशन जो है ना थीटा 1 है और इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 है, ठीक है ना। अब एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से छोड़ दिया ऐसे करके, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ जैसा कनेक्टेड है ऐसे करके, समझ जाओगे, ठीक है ना। तो स्मूथली ऐसे कनेक्टेड है ये ऐसे। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से छोड़ा कि हाइट मान लो h से, ठीक है। तो ये क्या होगा, नीचे ऐसे स्लाइड करके फिर मतलब ये स्मूथ सरफेसेस है, ठीक है ना, दीज आर स्मूथ सरफेसेस, ये ऐसे ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। तो स्मूथ सरफेसेस हैं, ठीक है। तो जानते हो क्या होगा कि अगर आप यहाँ से स्लाइड कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो ऐसे नीचे स्लाइड करेगा, स्लाइड करके ऊपर इधर पहुंच जाएगा, और इधर भी ध्यान रखोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पॉइंट व्यू से ये इधर भी पहुंचेगा सेम हाइट तक, इट विल रीच द सेम हाइट। तो ऐसे जाएगा यहाँ से ऐसे स्लाइड करके यहाँ तक और फिर वापस ऐसे आएगा, ठीक है। तो इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन, मगर एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो लगेगा ना वो ग्रेविटी का लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स। तो ग्रेविटी का फोर्स mg होता है, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x नहीं बन रहा है। तो जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x बनेगा तो एसएचएम कहलाएगा, यहाँ तो है ही नहीं, फोर्स में है ही नहीं -x, तो फिर कहाँ से आएगा, एसएचएम नहीं आएगा ये, ठीक है ना। तो इट इज नॉट एसएचएम, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जो है ना आंसर करने के लिए हमें मतलब यही S = UT+½ लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं, इसका मास मान लीजिए m है, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, रिलीज्ड। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो बता सकते हो तुम लोग कितना आएगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस। हाइट h से रिलीज किया गया है, 2 ब्रैकेट में √2h/g sin थीटा प्लस वही सेम आएगा, बस sin θ1 आ जाएगा नीचे। देखो सभी लोग इतना आ रहा है क्या। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो ऐसा होगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, तो इसको देखो ऐसे समझो तुम लोग कि ये ऐसे स्लाइड कर रहा है ना, तो ये हाइट कितना है h, तो ये यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा ना, तो ये डिस्टेंस, ये एंगल कितना दिया हुआ है, θ2 जैसे दिया हुआ है। तो ये तुम निकालोगे ना तो ये निकलेगा h/sin θ2। ये तुम लोग साइन थीटा ऐसे लिखोगे ना, देखो sin θ = P परपेंडिकुलर, तो h हो गया अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को s बोल देते हैं, डिस्टेंस है ना। तो इसको मान लो अगर हम s बोल दें ऐसे s, तो फिर s निकालोगे ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा h/sin θ, तो वही ये h/sin θ होगा। और ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड कर रहा है, तो आप सभी जानते हो ना इंक्लाइन प्लेन में नीचे mg लगता है, तो mg कंपोनेंट इधर आता है mg sin θ। तो इसीलिए इसका एक्सेलरेशन जो आएगा ना, क्योंकि mg कंपोनेंट इधर mg sin θ होता है ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा g sin θ। समझ में आया, देखो ये ऐसे अलग से बना के दिखाते हैं, ये ऐसे यहाँ पे ब्लॉक है ना, नीचे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है ना। तो ये एंगल देखो थीटा है, तो ये एंगल होगा कितना 90 - θ, ठीक है ना। तो mg कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करोगे ना, तो इधर mg कंपोनेंट कितना निकलता है, mg cos 90 - θ, दैट विल बिकम sin θ। तो mg sin θ है इधर, ठीक है ना। तो अब हम इसको फोर्स है ये, मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना निकलेगा g sin θ। तो एक्सेलरेशन g sin θ है। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ऐसी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कैसा निकल गया, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। तो कांस्टेंट है ये एक्सेलरेशन, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं S = UT+½ AT², ये होगा, ठीक है ना। S = UT+½ AT², इज दैट ओके।
तो अब हम देखिए यहाँ से s की जगह पे ये डिस्टेंस लिखना होगा h अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू u 0 होगा, यहाँ से मान लो है, ठीक है ना, t प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन के जगह लिख देंगे g साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा 2 है यहाँ पे, तो चलो साइन थीटा 2 लिख दोगे इधर, 2 साइन थीटा 2, ठीक है ना। तो इससे और टी स्क्वायर ये आ गया, तो टी जो यहाँ से निकल रहा है ना, देखो यहाँ से 2h, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन जी और साइन स्क्वायर थीटा 2, इसका अंडर रूट ऐसे निकल आएगा, यही तो निकलेगा ना। तो यहां से नीचे स्लाइड करने का टाइम जो निकलेगा वो इतना निकलेगा, ठीक है ना। फिर जानते हो नीचे देखो इस तरह से अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, जितना नीचे स्लाइड करने का टाइम होता है ना, उतना ही ऊपर जाने का भी टाइम निकलता है। तो इसमें जानते हो नीचे आने का टाइम, और फिर जब देखो ऐसे होगा यहां से यहां जाएगा तो हाफ ऑसिलेशन कहलाएगा ये। फिर ये नीचे स्लाइड करके वापस यहाँ पहुंचेगा तो हाफ ऑसिलेशन होगा। तो इसमें देखो ये वाला पाथ दो बार कवर होगा, एक बार डाउनवर्ड और एक बार अपवर्ड। तो अपवर्ड में भी इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है ना, इतना ही टाइम। और इसमें जैसे देखो इसमें साइन थीटा 2 है, इसमें क्या होगा साइन थीटा 1। तो इसीलिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अब तुम लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो निकलेगा, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से जो टी निकलेगा ना, दैट विल बी 2 टाइम्स, ठीक है ना, रूट अंडर 2h, 2 टाइम्स करना पड़े, समझ में आ रहा है सभी को। ये जो डाउन का टाइम निकला है उतना ही अप का भी टाइम निकलता है, ठीक है ना। तो ये ट्वाइस हो जाएगा, फिर उसी तरह से इधर का भी फैक्टर ट्वाइस होगा। तो 2h बाई, और यहाँ पे g, और क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 1, और फिर से ऐसा ही टर्म आएगा 2h बाई जी और साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो ना, तो ऐसे लिख दो, देखो इसमें से 2h बाई जी कॉमन है ना, और 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 8h बाई जी हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग ऐसे 1 बाई साइन थीटा 1 और प्लस 1 बाई साइन थीटा 2, दैट्स व्हाट यू गेट। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल आया, ठीक है ना, दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। किसी को कोई डाउट हो ना तो पूछ लोगे, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो तुम लोग देखो एक बार समझ में आ रहा है, सिर्फ हम एक कैलकुलेशन किए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से यहाँ नीचे उतरने का टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, ठीक है। फिर हम बोल दिए ऊपर भी जाएगा तो इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। फिर दोनों फिर इधर का टाइम भी उसी लॉजिक से लिख दिया कि ऊपर जाएगा तो उतना ही टाइम लगेगा, और इधर भी उतना ही टाइम लगेगा, बस यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा। तो बस हम एक ये निकाले थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर वैसे ही थीटा 1 का टर्म लिख दिया, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ओके। तो तुम लोग देख रहे हो ऑसिलेशन के कई ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो एसएचएम नहीं होता है, ठीक है ना, विच इज नॉट एसएचएम, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो हम लोग एक जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड, मतलब ये जनरल है, एसएचएम में भी अप्लीकेबल हो जा सकता है, नॉन एसएचएम में भी अप्लीकेबल होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम एनर्जी रिलेशन, ठीक है, टाइम एनर्जी रिलेशन फॉर एन ऑसिलेटरी मोशन। किसी ऑसिलेटरी मोशन में टाइम और एनर्जी का क्या रिलेशन है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइम और एम्पलीट्यूड का रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग मान रहे हैं कि देखो लेट पोटेंशियल जो है ना v ऑफ x इज इक्वल टू है सम अल्फा या k x टू द पावर n, ऐसा दिया हुआ है, पोटेंशियल इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, k x टू द पावर n, ठीक है। सो दैट्स द पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अच्छा टाइम हमने लिखा है सिर्फ यहाँ पे, इसको आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बोल सकते हो, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है ना, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ, क्योंकि हमने क्या लिखा है टाइम एनर्जी रिलेशन फॉर एन ऑसिलेटरी, तो ऑसिलेटरी मोशन है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग निकालना चाहते हैं टाइम एनर्जी रिलेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, इज दैट ओके। तो देखिए यहाँ पे कैसा होगा कि जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसमें एनर्जी की बात हो रही है ना, तो एनर्जी ऐसे लिख देंगे, एनर्जी इज इक्वल टू आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी जब लिखोगे ना, देखो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख दोगे ½ m और v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k x टू द पावर n,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सॉरी वी स्क्वायर है ये, तो इससे जो है ना हम लोग वी निकाल लेंगे। ठीक है ना, वी निकालोगे ना देखो कितना आएगा, इसको इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा ऐसे ई माइनस के एक्स टू द पावर एन, और फिर इधर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम से डिवाइड हो जाएगा, और फिर अंडर रूट आ जाएगा, इतना आएगा देखो। ठीक है, तो यहाँ से हमने वी निकाला है जल्दी। ठीक है ना, तुम वी को लिख दो ऐसे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2/m और ई माइनस के एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। देखो ठीक है, वी को हम डी एक्स बाई डी टी तो लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ से डी टी निकालेंगे, डी टी देखो, तो पूरा का पूरा टर्म नीचे ले आओ और इसको इधर कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो डी टी जो निकलेगा ना वो ऐसा हो जाएगा डी एक्स और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2/m और यहाँ पे ई माइनस वी ऑफ एक्स। कैन वी राइट लाइक दिस, डी टी, ये पूरा टर्म हमने नीचे ले, अच्छा वी ऑफ एक्स कहाँ से आ गया, वी ऑफ एक्स का वैल्यू तो हम पुट कर चुके थे ना, वी ऑफ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, के एक्स टू द पावर एन। समझ में आया, डी टी ऐसे लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पूरा टर्म देखो, इस पूरे टर्म को dx से नीचे ले गए और dt को इधर ले आए। ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, तो दैट्स dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना तो t निकल आएगा, तो इंटीग्रेट कर दो इसे, तो ये हो जाएगा dx और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2/m और यहाँ पे e माइनस के एक्स टू द पावर n। ठीक है, हमको क्या पता करना है, टाइम का किस पे डिपेंडेंस पता करना है, एनर्जी पे। ठीक है ना, तो ये तुम लोग ध्यान रखोगे कि जैसे एक बात इंटीग्रेशन में जानते हो क्या होता है कि किसी, जैसे ये टाइम का एनर्जी पे डिपेंडेंस पता करना है ना, तो इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेट पूरा करने की जरूरत नहीं है, बिना इंटीग्रेशन के पता चल जाता है ये। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट, इसको देखो ये टाइम है, मान लो ऐसी टाइम निकला हुआ है, इससे हम टाइम पीरियड निकाल देते हैं। देखो टाइम, टाइम पीरियड निकालेंगे ना तो हम ऐसे करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो 4 टाइम्स और 0 टू ए कर दो ऐसे, मतलब हम 0 से एम्पलीट्यूड तक इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे कोई ऑसिलेशन हो रहा है, 0 है और ये एम्पलीट्यूड तक गया यहाँ तक, तो ये तो टाइम पीरियड नहीं होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम 1/4 होगा, पूरा टाइम पीरियड निकालेंगे तो कितना होगा 4 टाइम्स, 0 से ए का टाइम निकालोगे तो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड होता है ना, तो इसलिए हम पूरा 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 टू ए कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स और डिवाइडेड बाई 2/m और यहाँ पे ई माइनस के एक्स टू द पावर एन अंडर रूट। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्या करना था, टाइम और एनर्जी में रिलेशन निकालना था। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से थिंक करेंगे हम लोग कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी, देखिए एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसमें दिया हुआ है के एक्स टू द पावर एन, ऐसे ही तो है दिया हुआ के एक्स टू द पावर एन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब x की जगह पे तुम यहाँ पे ऐसे इधर इधर लिखो, देखो x इज इक्वल टू ए लिखोगे ना, x इक्वल टू ए मतलब एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे, तो पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसका स्पीड कितना होगा, एक्सट्रीम पे जाके रुकता है ना पार्टिकल, तो यहाँ पे स्पीड इसका 0। ठीक है, तो बस यहाँ पे x इक्वल टू ए पे स्पीड 0 कर दो, v इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आप लोग x की जगह a पुट करोगे तो स्पीड कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जानते हो ऐसा हो जाएगा E इज इक्वल टू के ए टू द पावर n। ठीक है ना, तो हम a की जगह पे चाहते हैं ना, तो a की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E बाय के और होल पावर 1/n, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम अगर ये जो a लिखा हुआ है ना उसकी जगह चाहते हैं तो ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, वी कैन डू दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो निकलेगा ना, t इज इक्वल टू ए और 0 टू यहाँ पे क्या आ गया E बाई के होल पावर 1/n और इधर से dx और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2/m और इधर से e माइनस के एक्स टू द पावर n। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है, बेसिक, बहुत ही बेसिक टाइप का कैलकुलेशन है ये। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे 4 था है ना, हाँ वो गलती से हम a लिख दिए हैं। ठीक है ना, इसको 4 बना देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, जिस चीज में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता है ना वो इजी होता है। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन तो कोई भी इजीली समझ सकता है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस हम कहाँ से स्टार्ट किया, देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया एनर्जी के फॉर्मूले से, एनर्जी लिखे यहाँ पे
और फिर हम इसको थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करके v निकाले, v को dx बाई dt, इससे t निकाल लिए, ठीक है, और t को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल गया, ठीक है ना। तो और फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड को हटा के एनर्जी बना दिए इधर से ऐसे, ठीक है। तो अभी देखो हमको टॉपिक क्या लिखा हुआ था, टाइम एनर्जी रिलेशन ऐसे लिखा हुआ था, टाइम एनर्जी रिलेशन फॉर ऑसिलेट। तो टाइम देखो इधर है, एनर्जी इधर भी है, और एनर्जी अभी रिलेशन पूरा निकला ही नहीं है, ठीक है ना, दो दो जगह एनर्जी है। तो इसको देखो हटाने, मतलब ये हम बता रहे हैं आपको कि बिना इंटीग्रेशन का डिपेंडेंस पता चल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैसे पता चलता है, इसमें लॉजिक ये है कि इसमें जानते हो क्या करना होता है कि हम लोग जो है ना ये जो जैसे एक्स यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, एक्स पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं कि पुट, जैसे के एक्स टू द पावर एन है ना, इसको हम कुछ ऐसे ई इंटू और एक नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लो वाई। हम ई इंटू वाई इसलिए कर रहे हैं ना ताकि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ई कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। दूसरी बात क्या है कि के एक्स टू द पावर एन, देखिए आप पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन क्या है एनर्जी का, और इसका डायमेंशन एनर्जी है। तो ये एनर्जी एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, तो वाई जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हम एक डायमेंशन लेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वाई जो है ना ये हमारा डायमेंशन लेस वेरिएबल है। हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और राइट, तो अब आप देखिए, आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू ये निकाले हुए थे, यहाँ से देखो के ए टू द पावर एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ऐसे ये के और एक्स टू द पावर एन लिखा हुआ है इज इक्वल टू एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारा निकला हुआ था ना, के ए टू द पावर एन, और ये वाई ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम देखो यहाँ पे जैसे लिमिट स्टार्टिंग में हम क्या लिए थे, जीरो लिए थे। तो अगर जीरो यहाँ पे एक्स का वैल्यू लिखोगे ना, एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। और एक्स की जगह अगर हम ए लिखेंगे यहाँ पे ए, तो ए टू द पावर एन, ए टू पावर एन भी कैंसिल, के भी कैंसिल, तो वाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अगर हम एक्स इक्वल टू ए लिखेंगे ना, ए, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। हो रहा है। तो ये इसका लिमिट हो जाएगा, मतलब एक्स का लिमिट जो जैसे जीरो से ए था ना, तो वाई का लिमिट क्या हो रहा है, जीरो से वन। तो मतलब ये जो लिमिट है हम यहाँ से भी चेंज कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से रिलेट करके बता दिए कि अब वाई में लिखने पे लिमिट जो है ना जीरो से वन होने वाला है, ठीक है। तो चलो एक स्टेप और लिखते हैं, तो फिर देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही लास्ट स्टेप था, ठीक है। तो अब आप देखिए इस इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, फोर, और ठीक है, फोर, और यहाँ पे देखिए लिमिट हम जीरो से वन कर देते हैं डायरेक्टली, लिमिट वी हैव पुट जीरो टू वन। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिमिट जीरो टू ए था, देखो रे, देख रहे हो ना, जीरो से ए जब लिमिट था, एक्स जीरो टू ए, वाई जीरो टू वन हो रहा है ना। तो अब हम वाई में चेंज कर रहे हैं ना, तो लिमिट डायरेक्टली जीरो टू ए कर दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी जीरो टू वन। अब देखो डी और एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है ना तुम यहाँ से पुट कर दो, यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे पुट कर सकते हैं, ई वाई और बाई के अपॉन के रेस टू होल वन अपॉन पावर एन। वन बाई एन, ऐसे लिख सकते हैं, ई वाई अपॉन के होल पावर वन बाई एन, ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो रूट अंडर, हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, ये देखो टू बाई एम था, और इसमें जो है ना के एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ई वाई, तो इसमें भी ई, इसमें भी ई, तो ई एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन माइनस वाई, ऐसा हो गया। अब आप फोकस देखो, बाकी इंटीग्रेशन हम करने वाले नहीं है, हम देखो इसमें लिमिट में तो अब एनर्जी एनर्जी है ही नहीं है, वन आ गया, नंबर आ गया है, ठीक है ना। तो अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पे एक एनर्जी दिख रहा है, और इधर यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जी का पावर कितना दिख रहा है, वन बाई एन, और यहाँ पे एनर्जी का पावर कितना दिख रहा है, वो रूट के अंदर वन। है तो वन बाई टू है। तो उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। तो बस यहाँ से कहोगे टी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यहाँ से है वन बाई एन पावर, ठीक है, और इधर से आएगा माइनस वन बाई टू। बस यही इसी को बोलते हैं टाइम एनर्जी रिलेशन, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, तुम देखो ये सारा डिस्कशन मत समझो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जानते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि डायरेक्ट बताएंगे तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कहाँ से आ गया ये, तो इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं बताएं, नहीं तो हम डायरेक्टली बता सकते थे इसको, ठीक है ना। तो ये रिलेशन लेकिन एकदम बिल्कुल याद रखोगे, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख दो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। टाइम एनर्जी रिलेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। टी इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर वन बाई एन माइनस वन बाई टू, ठीक है।
ऑल राइट, तो लेकिन एन क्या है इसमें, व्हाट इज एन? देखो कभी भी ध्यान रखो, कोई भी फॉर्मूला याद करो ना, तो उसमें ये चीज पता होना चाहिए कि उसमें जो पैरामीटर यूज हो रहे हैं उसका मतलब क्या है। व्हाट इज एन? पावर ऑफ एक्स। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आप ऐसे लिख दोगे, व्हेन व्हेन वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, के एक्स टू द पावर एन। देखो यहाँ पे वी ऑफ एक्स के एक्स टू द पावर एन दिया हुआ है ना, तो वो वाला एन है पावर ऑफ एक्स इन पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट ओके? तो ये आ गया। अब इसी से जानते हो हम एक रिलेशन निकालेंगे, देखो यहाँ पे टाइम एम्पलीट्यूड रिलेशन, टाइम एम्पलीट्यूड रिलेशन यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए टाइम एम्पलीट्यूड रिलेशन देखो कैसे निकलेगा। हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, देखो सब कुछ यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकला हुआ है, के ए टू द पावर एन, ठीक है ना। के ए टू द पावर एन है, तो एनर्जी को यहाँ पे पुट कर दो, देखो टी प्रोपोर्शनल टू, हम लोग ई का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, के ए टू द पावर एन, और होल पावर फिर कितना है, 1/n-1/2। तो पावर आप जानते हो ना आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो टी प्रोपोर्शनल टू, ये के तो अपना हट जाएगा, कांस्टेंट है, एन और एन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 और माइनस माइनस ये n/2। n/2 ऐसा हो जाएगा, 1 - n/2। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको बोला जाता है टाइम एम्पलीट्यूड रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, देखो ये चीज भी एनर्जी इज इक्वल टू के टू द पावर एन आ गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट यहाँ से आप लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में पोटेंशियल ये दिया हुआ था तो, ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर 1 - n/2, वेयर n इज द पावर ऑफ x, ठीक है ना, n जो है वो पावर ऑफ x है, ठीक है। ओके, तो देखो एक बात तुम लोग को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ से देखो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर कितना है, n। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि बताइए एनर्जी एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है, तो तुम ये देखोगे पोटेंशियल में कोऑर्डिनेट पे क्या डिपेंडेंस है। तो पोटेंशियल में तुम देख रहे हो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेट टू द पावर n। तो तुम एनर्जी में भी वही बोलोगे कि एनर्जी जो है ना एम्पलीट्यूड टू द पावर कितने पे डिपेंड करेगा। कई बार स्टूडेंट ऐसे बोल देते हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर एन आएगा अगर पोटेंशियल में पोटेंशियल का भी डिपेंडेंस कोऑर्डिनेट पावर एन पे है। अब अगर ऐसा हो गया ना कि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। वो दूसरी बात, ये टाइम एनर्जी का रिलेशन हो गया, और ये टाइम, तो ये चीज भी तुम लोग ध्यान रखोगे कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर एन होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, देखो चलो एक दो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अंडर पोटेंशियल, किसी पोटेंशियल में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पोटेंशियल दिया हुआ है, मान लो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, अगर मान लो हमने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, देन हाउ इट्स टी एंड ई विल चेंज, ठीक है। टी और ई, टी का मतलब समझ गया, शॉर्ट में हम लिख दिए, टी मीन्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और ई मीन्स एनर्जी। टाइम और एनर्जी बताना है कैसे चेंज होंगे, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड को डबल किया जा रहा है तो बस डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर दोगे यहाँ पे, है ना। क्या आएगा? टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उसका हम टाइम लोग, पीरियड ऑफ हो जाएगा वो एनर्जी टाइम रिलेशन से। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोग टाइम हम लोगों ने देखा कि पहले प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर 1 माइनस कितना होता है, n/2।
यहाँ पे आप लोग देखिए कि n जो है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट का पावर कितना दिया हुआ है 4। तो 4 यहाँ पे आप कहोगे n इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, तो इसलिए 4 जब पुट करेंगे तो टाइम प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड द पावर 1 माइनस 4/2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। तो t इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर -1 आ गया। तो यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या आ रहा है एम्पलीट्यूड, t इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है ना। तो अब ऑब्वियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना, तो इसको तुम डबल करोगे तो ये क्या होगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे प्रॉपरली अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो T2/T1 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो A2 ये हो जाएगा A1/A2। A2 तो T2/T1 करेंगे तो अब इसमें A1/A2 डबल बोला जा रहा है तो 2A1 करना होगा, तो A1 कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 इज इक्वल टू T1/2 आ जाएगा, मतलब टाइम पीरियड विल बिकम हाफ। ठीक है ना, बाद में जो टाइम पीरियड है वो पहले वाले का हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं T बिकम्स, तो या एक मिनट इसको बाद में कंक्लूजन बाद में लिख देंगे। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में x का पावर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4, तो इसीलिए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर 4 होगा। 4 जो यहाँ पे पोटेंशियल का डिपेंडेंस होता है वही एनर्जी का एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंस होता है, एग्जैक्टली सेम डिपेंडेंस। ठीक है, तो बस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब देखो यहाँ से कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे डबल करोगे ना तो 2 का पावर 4 का एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा तो कितना हो जाएगा 16, है ना, 16 हो जाएगा। तो बस हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर E बिकम्स, या कह सकते हैं T बिकम्स, या चलो E लिख देते हैं, बिकम्स 16 टाइम्स व्हेन A इज डबल्ड। ठीक है, एंड T बिकम्स हाफ, T बिकम्स हाफ, T जो है ना हाफ बन रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा कंक्लूजन है, T बिकम्स हाफ। E becomes 16 times when A is doubled and T becomes half। ठीक है, तो ये कंक्लूजन समझ में आया ना सभी लोग को, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कंक्लूजन है। E प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 4 है तो इसको डबल करेंगे 2 टू द पावर 4 आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 मतलब 16 हो गया। और ये तो यहाँ से दिख ही रहा है कि T इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे ये डबल होगा तो एक्स्ट्रा फैक्टर 2 नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। ठीक है, दैट्स द कंक्लूजन। तो ये जो बताया गया है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक है। और दूसरी बात देखो क्या है कि ये जो फॉर्मूला निकला है ना, देखो ये फॉर्मूला भी जो है ना, मतलब एक जनरल फॉर्मूला है। अगर तुम किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे पुट कर दोगे ना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ ये जो था ना, यहाँ पे देखो के एक्स टू द पावर एन क्या है, एक तरह से वी ऑफ एक्स ही तो है। तो अगर हम जैसे वी ऑफ एक्स यहाँ पे इसको बोल दें, हम किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पुट करेंगे ना, और अगर इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो इससे भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल जाता है। ठीक है, दिस ऑल्सो गिव्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन इतना इस तरह क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आ सकता है ना वो मतलब इसी तरह का डिपेंडेंस का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि किस तरह से टाइम जो है एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, या फिर टाइम जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन और छोटा सा देते हैं। ठीक है ना, देखो इसका आंसर बता दो जल्दी से। इफ v ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 6 है एंड टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये Q लिख दिया गया है, एनर्जी टू द पावर Q, देन Q इज इक्वल टू वॉट। ये Q का वैल्यू कितना होगा, Q इज अननोन नंबर है यहाँ पे, चार्ज मत समझोगे इसे। ठीक है ना, इट इज नॉट चार्ज। -1/3। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में पुट कर लो आंसर आ जाएगा। हाँ सर, -1/3 आ रहा है, T प्रोपोर्शनल टू P ठीक है, T प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर क्या था फॉर्मूला, 1/n -1/2।
ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू एन की जगह पे एन 6. तो हम बता चुके हैं कि एन, इसमें एन जो होता है ना वो वी ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर एन बताया गया था, ये था। ठीक है, तो यहाँ एन की जगह 6 दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पावर 6 है तो इसलिए 1/6 और -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, 6 एलसीएम हो गया, 1 माइनस यहाँ पे 3 हो गया 2, तो ठीक है, तो यहाँ से आंसर यही आ रहा है, टी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर -1/3। ठीक है, दैट्स द आंसर। ऑल राइट, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। मतलब सर ये इस टाइप के क्वेश्चन मतलब सिंपल टाइप के पूछ सकते हैं? सिंपल नहीं है ये, तुम लोग जानते हो सिंपल कैसे लगता है, क्लास में सिंपल लगता है ये। ठीक है, नहीं वो वाह. तो लगेगा ही ना कि अभी देखो क्या हो रहा है, अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं उस पे, तो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा, अभी उस पे, तो अभी तुम कितने कॉन्सेप्ट सीखे, बस एक कॉन्सेप्ट, उस एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो सिंपल नहीं लगेगा। अब एग्जाम में तो क्या है कि ढूंढ के निकालना पड़ेगा ना कि कभी पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, वो तो पता भी नहीं होगा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ठीक है, यही क्वेश्चन जानते हो एग्जाम में नहीं बनता है स्टूडेंट से, अगर ये यही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये पावर पूछ दिया ना कि एनर्जी टाइम का एनर्जी पावर कितना होगा, भूल जाते हैं सब, क्योंकि ये नहीं याद है तुमको, ये भूल गए तुम, तो कहाँ से बनेगा फिर, कोई और तरीका ही नहीं है इसको बनाने फिर का तो फिर। गए मार्क्स. ठीक है, तो तो ऐसा होता ही है जानते हो, मतलब बिल्कुल। तो ऐसे में जानते हो कौन स्टूडेंट मतलब ज्यादा सक्सीड कर जाते हैं, देखो ऐसे में जो लोग डेराइव कर सकते हैं, मान लो तुम भूल भी गए कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए ये जो डेरिवेशन जैसे बताया गया ना, मतलब हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तुम कुछ भी फिजिक्स में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, अगर तुम उसका डेरिवेशन कर सकते हो ना, तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम भूल गए कोई बात नहीं, तुम जल्दी से क्या करोगे, इसको शॉर्टकट में डेराइव करोगे, डेराइव कर लिया तो फिर रिजल्ट निकल जाएगा, ये फिर उससे फिर कर बता सकते हो। हाँ, लेकिन उसमें फिर टॉप नहीं कर सकते हो, तुम डेराइव करते रहोगे तब तक, जिसको याद रहेगा वो तो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो वो टॉप करने के लिए तो बहुत रिजल्ट जो है ना याद रखना पड़ता है। टॉप रैंक उन्हीं लोगों का आता है जिनको बहुत सारे रिजल्ट याद रहते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, लेकिन जानते हो मतलब एक बात तुम लोग समझ लो कि ये भी मत कोशिश करने लगो कि हमें मतलब रट रट के एकदम याद करना है। ठीक है, वो जानते हो क्या होता है, वो भी एक क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, कि वो पढ़ते हैं तो याद रह जाता है, मान लो रिवाइज किया 4-5 बार तो याद रह गया, वो याद कोई करता नहीं है। जैसे तुम जेई के टॉपर को देखोगे, उसको उन लोग को जानते हो बहुत कुछ याद रहता है, मेनी रिजल्ट्स दे रिमेंबर। ओके, तुम कंपेयर, अगर तुम अपने आप कंपेयर करो उनसे तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये कितना रट के आया है, ये ऐसा फील होगा, उनको बहुत कुछ याद रहता है। ठीक है, तो वो लोग याद करते नहीं है, उनको वो क्या होता है, पढ़ते हैं ना तो ये उन्हें याद रह जाता है। ठीक है, अब वो चाहे एक बार पढ़े या 4 बार पढ़े, कुछ लोग एक बार पढ़ने पे भी याद रह जाता है, कुछ लोग को 4 बार पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो एग्जाम में हाई स्कोर नहीं आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कशन, ये सब जो डिस्कशन था ना ये जनरल डिस्कशन था, ये इसमें एसएचएम भी, ये सब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखो जैसे ये केस है, ये ऑब्वियसली एसएचएम का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ से फोर्स निकालोगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, वो -dv/dy, थोड़ा सा तुरंत किया माइनस. करो कैलकुलेशन, -dv/dx करोगे तो एक्स पावर क्या आएगा, 3, तो 3. फोर्स में एक्स पावर 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली एसएचएम नहीं है, नहीं क्योंकि होगा. हाँ एसएचएम जो होता है उसमें तो आप जानते हो कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस -x एक्स. होना है ना, -x होना चाहिए। ठीक है ना, ऑल राइट, तो ठीक है, तो अब हम लोग देखो ये जनरल डिस्कशन हो गया ना, हमने 1-2 केसेस आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का बिना एसएचएम के बताया, अब हम लोग देखो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक बार जानते हो टेस्ला का एक स्टेटमेंट है कि इस वर्ल्ड यूनिवर्स में जो है ना, देयर आर 2 थिंग्स ओनली। ओके, एक है एनर्जी, एंड अगर देखा फ्रीक्वेंसी। जाए तो एनर्जी है। ठीक है, एक्चुअल में तो यही था, स्टार्टिंग में भी जैसे कहा जाता है ना, बिग बैंग जब हुआ था ना तो उस टाइम सिर्फ लाइट था और कुछ नहीं था, फिर लाइट कन्वर्ट हो गया मैटर में। मास में. हाँ, तो स्टार्टिंग में तो एनर्जी ही था ना, सिर्फ देयर वाज ओनली एनर्जी, मतलब प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग जो मतलब है फिजिक्स की वो यही है कि स्टार्टिंग में, तो टेस्ला ने यही कहा था कि इन दिस यूनिवर्स देयर आर 2 थिंग्स ओनली, वन इज एनर्जी, तो एनर्जी से सारा मैटर बनेगा, और मैटर जो है ना वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो दूसरा इज
सेकंड इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, ठीक है ना। वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशन मीन्स ऑसिलेशन। अगर इस यूनिवर्स से ऑसिलेशन को खत्म कर दिया जाए ना, तो समझ लो ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सोचो ना, हमारा हार्ट भी क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर वाइब्रेशन खत्म हो जाए तो फिर क्या हुआ, ये तो लाइफ ही खत्म हो ऑफ हो जाएगा, जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए उसने ये कहा कि मतलब इस यूनिवर्स में दो ही चीजें है सिर्फ, एक सर एनर्जी ये तो है, कोट दूसरा। के फॉर्म में है ना, हाँ एक कोट के फॉर्म में है ना, इफ यू वांट टू हाँ स्टडी यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ऐसा कुछ है। हाँ, कुछ ऐसा ही होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज ए स्पेशल टेस्ला ने जानते हो आइंस्टाइन को चैलेंज किया था, पता है आप मुझे, ये एग्जैक्टली पता नहीं क्या किया था उसने, लेकिन वो एसटीआर को उन्होंने एक्सेप्ट, थ्योरी बनाई थी हाँ, रिलेटिविटी की। ही हैड नॉट एक्सेप्टेड एसटीआर। उसने मतलब इसको मतलब एसटीआर मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उसी को उसने चैलेंज तो किया था। ग्रेविटी को एक्सेप्ट नहीं किया था उसको भी। अच्छा, क्या लिखा है, इट इज ए स्पेशल, देखो हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये है एसएचएम, है ना। क्या लिखा है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, इन विच acceleration is proportional to negative of डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सेलेरेशन बोल सकते हो या यहाँ पे फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन बोलना ज़्यादा जनरल लगता है, क्योंकि ये दो तरह का एक्सेलेरेशन हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर। अगर हम फोर्स बोलेंगे तो फिर एंगुलर में टॉर्क बोलना पड़ता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन बोल दिया जाता है। तो इट में भी लीनियर एक्सेलेरेशन और इट में भी एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑल्सो, ठीक है ना, दोनों तरह का एक्सेलेरेशन हो सकता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन इज, देखो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना वो ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है, दैट वी राइट एज ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में देखो, दोनों में इसमें एक्स को डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा और इसमें एक्स माइनस एक्स नॉट को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, दोनों एस एच एम कहलाएगा, बोथ आर एस एच एम, ठीक है। तो ये भी एस एच एम है और ये भी एस एच एम है, ठीक है ना। ऑल राइट। तो अब आप देखिए कि क्या बोलते हैं, इसमें ओमेगा जो है ना, इसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, या फिर एक और लिख देते हैं इसमें थीटा, जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे ये अगर लीनियर एक्सेलेरेशन, ये अगर ये एंगुलर एक्सेलेरेशन इसकी जगह लिखेंगे ना, तो अल्फा इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर और ऐसे लिख सकते हो कि एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ए लीनियर एक्सेलेरेशन है, और अल्फा जो यहाँ लिखा गया ना दैट इज एंगुलर, तो ये एंगुलर, दिस इज, इसको आप कह सकते हो, देखो ये जो है ना ये लीनियर एसएचएम का केस है, और ये जो है वो एंगुलर एसएचएम का केस है, दिस इज एंगुलर एसएचएम, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। तो ये लीनियर और एंगुलर एसएचएम हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे, इसमें देखो ध्यान रखोगे, एक्स अगर हम जीरो पुट करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेलेरेशन जीरो हो जा रहा है। इसमें एक्स की जगह तुम एक्स नॉट अगर पुट करोगे ना, तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा। तो जहां जीरो पे हो जाएगा। एक्सेलेरेशन जीरो होता है ना, उसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखो एक चीज, एक दो चीजें डिफाइन कर देते हैं। मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, दिस मीन पोजीशन जो है ना, वो उसी पोजीशन को बोलते हैं दिस, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो सकता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जीरो। या फिर बोल सकते हो कि फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होता है, दिस पोजीशन इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इससे तो पता चल जा रहा है ना कि देखो एक्स जीरो पुट करोगे तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, तो इसमें मीन पोजीशन कहाँ पे है,
x इक्वल टू 0 पे, इसमें मीन पोजीशन x नॉट पे है। तो बस यही दोनों डिफरेंस है इन दोनों एक्सप्रेशन में, अदरवाइज ये भी SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी SHM को रिप्रेजेंट। तो दोनों में जानते हो ये जो x है ना, जैसे x को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन x नॉट हुआ ना, तो x नॉट से जितना आगे बढ़े, मान लो x पे चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे स्टार्ट किया x नॉट से और पहुंच गए कहाँ पे, x पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x माइनस एक्स नॉट हो गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे स्टार्ट किया 0 से और पहुंच गया x पे, तो डिस्प्लेसमेंट x हो गया, ठीक है। तो मीन पोजीशन का डेफिनेशन ध्यान रखोगे, पोजीशन वेयर एक्सेलेरेशन इज 0, या फिर फोर्स 0 होगा मीन पोजीशन पे। यानी ये जो मीन पोजीशन होता है वो क्या होता है, एक तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होता है दिस, क्योंकि फोर्स 0 हो रहा है ना, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। ऑलराइट, और एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। देखो एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0, ठीक है। जहां पे मतलब जाकर के क्या होगा, ऑब्जेक्ट रुकेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो देखिए जैसे अगर ऐसे हम शो करें कि जैसे मान लो ये हमारा x इक्वल टू 0 पोजीशन है, और ये मान लीजिए x इक्वल टू, हम इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगा। और इसी को हम लोग यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा हो गया। तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन, दिस यहाँ पे वेलोसिटी हम 0 शो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। एक बात देखो यहाँ से, ये जो पोजीशन है ना, दिस पोजीशन वी आर कॉलिंग मीन पोजीशन। तो एक बार आप लोग समझिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके पार्टिकल रुक गया, ठीक है ना, इसकी स्पीड 0 हो गई, ठीक है। स्पीड अगर 0 हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो आप ऐसे सोचो कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, मगर एक्सेलेरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये लिख लोगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा। समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि x का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है ना यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो x को मैक्सिमम पुट करोगे, मैक्सिमम यहाँ पे पुट करोगे तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, मगर एक्सेलेरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। अब तुम ऐसे सोचो, यहाँ से तुमने छोड़ा इसे, फोर्स तो इसमें हमने बताया था ना कि हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगता है, तो फोर्स हमें यहाँ पे मीन पोजीशन की तरफ लग रहा होगा, ये फोर्स इसको खींच करके ऐसे ला रहा होगा, तो लगातार पुल कर रहा होगा, तो पुल करते करते इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। यहाँ पे जब पहुंचेगा ना, तो इस पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ध्यान रखोगे मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है, स्पीड, और एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0। मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन 0 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लिख देते हैं, देखो एट मीन पोजीशन, ठीक है, एक्सेलेरेशन ए 0 है और वी मैक्स होता है, वी मैक्स हमेशा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये चीज ट्रू है एसएचएम में भी और अदर ऑसिलेटरी मोशन में भी ये ट्रू है, ठीक है। दिस इज, ये जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं ना, ये के मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन 0 होता है और स्पीड मैक्सिमम होता है, ये ट्रू है ऑल ऑसिलेटरी मोशन के लिए, ट्रू फॉर ऑल ऑसिलेटरी मोशन। ये हर तरह के ऑसिलेटरी मोशन में ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू फॉर ऑल ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये एसएचएम का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखो, अब ध्यान रखेंगे कि एसएचएम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉरी इसको एक्सप्रेशन को लेकर के भी और इसको लेकर के भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से किसी को भी यूज करके डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो है ना, देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको लेकर के ये थोड़ा सिंपल है ना, जैसे इसमें बस एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट लिखा हुआ है। तो हम लोग इसीलिए डिस्कशन इसको लेकर के करेंगे, ठीक है ना। या इससे जो कंक्लूजन निकलेगा वही इसमें भी अप्लाई होगा, बस यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जा रहा है,
थीटा। तो जिस तरह से एक्स का फॉर्मूला यहाँ बनेगा वैसे ही यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। ऑल राइट, तो नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू, देखिए ऐसे लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो a को लिख दिया जाएगा ऐसे d2x/dt², ठीक है ना। ये एक्सेलेशन तो ऐसे लिखते हैं ना, d2x/dt² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा d2x/dt² और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सेलेशन को तो डबल डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट तो लिखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन वो तो ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा ना साइन एंड कोसाइन का। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका तुम सॉल्यूशन लिख दोगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन जैसे भी लिखो आप, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो C1 cos ओमेगा कॉस टी ओमेगा है। प्लस C2 sin ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। दिस, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 sin ओमेगा टी। अब तुम लोग देखो क्या है कि इसको चाहते हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो इसका निकालते हैं ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल से निकालोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन निकलेगा ऐसे ई पावर आयोटा ओमेगा टी फिर प्लस ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ऐसे निकलेगा, है ना, ठीक है। लेकिन हम उसको फिर आयोटा ओमेगा टी को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना कॉस में और साइन में, तो साइन इसलिए में। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसको जानते हो ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स इक्वल टू तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दिस ऑल्सो, ठीक है ना। समटाइम्स ये भी यूज़ कर सकते हैं बट ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। दिस और करके लिखा हुआ है ना, ये इसी से ये फॉर्मूला बनता है, इससे ये बन गया, ठीक है ना। तो इसमें अब देखो क्लियरली पता चल रहा है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू ए होता है, तो यानी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है ए। तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कह देंगे, ये हमारा क्या है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो टर्म है ना पूरा, ये टर्म पूरा ये फेज कहलाता है ना, दिस इज कॉल्ड फेज। और ये जो फाई है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, इसको हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं, ऐसे ही होगा ना। तो फेज, और ये पूरा टर्म जो है इसको फेज बोला जाता है, और दिस टर्म इज कॉल्ड इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियल फेज कहने का मतलब हो गया कि ये इनिशियल कंडीशन से डिटरमाइन होता है, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो इनिशियल सिचुएशन को बताता है कि इनिशियल सिचुएशन कैसा था, ठीक है ना। तो फाई को इनिशियल फेज इसलिए कहते हैं बिकॉज ये फाई टेल्स अबाउट इनिशियल कंडीशन, या रिवर्स भी बोल सकते हो कि इनिशियल कंडीशन से ये डिटरमाइन होता है, टेल्स अबाउट इनिशियल कंडीशन, ठीक है। सो फाइव टेल्स अबाउट इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इनिशियल फेज कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट इनिशियल फेज, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये निकल गया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऑल राइट, तो अब आप देखिए क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, देखो ये तो पोजीशन निकल गया ना, इसको आप क्या बोलोगे, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स, इसको आप बोल सकते हो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसको एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, इसको फेज बोल रहे हैं, एक्स ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकला हुआ है ना, यहाँ पे टाइम है तो इसको तो यही बोलेंगे ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं, अगर देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऐसे v इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे dx/dt। तो ये लिखोगे ना a ओमेगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दोगे तो cos ओमेगा टी और प्लस फाई आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग देखिए कि वेलोसिटी ये बन गया, तो इसलिए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम वेलोसिटी जो निकलेगा वो कितना होगा, ए ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा। ठीक है, तो ये आ रहा है। फिर हम लोग एक्सेलेरेशन निकालेंगे, अगर एक्सेलेरेशन, ठीक है ना, तो एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू ऐसे होता है डीवी बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस से माइनस साइन आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव होगा। इतना आएगा बोलो। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, है ना। सो हियर वी गेट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से कि अगर साइन का मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 1 होता है, तो एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस ए ओमेगा। माइनस ए मतलब ओमेगा एक्चुअली माइनस, अगर हम साइन का वैल्यू -1 भी तो होता है, -1 पुट कर देंगे तो प्लस भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड अगर हम प्लस में बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू जो एक्सेलेरेशन का आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ए का मैक्सिमम वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, ए और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका एक्सेलरेशन का। तो ये सब जो है ना बहुत ही बेसिक चीजें हैं एसएचएम से रिलेटेड। ठीक है ना, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 लिया तो ये मैक्सिमम 1 कर देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये निकल जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये निकल आएगा। ठीक है ना, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो अच्छा ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिससे एक्सेलेरेशन एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, तो हम लोग देखो एक्सेलेरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखे, बाकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख लिए, पोजीशन भी निकल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक एक्सप्रेशन और हम लोग लिखेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो वो चीज़ देखो यहाँ से निकल आता है। ठीक है ना, व्हाट विल डू इज के जैसे ये वाला फॉर्मूला में देखो x इक्वल टू, हम लोग चलो यहाँ पे लिख देते हैं v एज फंक्शन ऑफ, ये चलो दूसरे स्लाइड में लिखते हैं, इसको तुम लोग नोट कर लो। ठीक है ना, ये सब जरूर ध्यान में रखेंगे, आगे जो है ना ये डायरेक्ट डायरेक्ट ये सब यूज होता रहेगा। ठीक है ना, दीज वी विल यूज डायरेक्टली। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, ये सब जो है ना यूज करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं v एज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसको क्विकली हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखो x इज इक्वल टू निकला हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिखा हुआ है, और v लिखा हुआ है हमारे पास a ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ से देखो इधर जो लिखे थे ना, यहाँ पे x a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, और v जो लिखा हुआ है ना वो a ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है ना, ऐसा है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखो इसको जो है ना, ये इसको मान लो हम ऐसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और यहाँ पे जो है ना v बाई ओमेगा लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a कॉस, दोनों साइड ओमेगा से हमने डिवाइड किया है, ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया हमने, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है ना, अगर हम दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दें, देखो यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकेंड का स्क्वायर कर दें यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा v बाई ओमेगा का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वी बाई ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा नहीं स्क्वायर और ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिए हम। ठीक है ना, स्क्वायर और ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो ये फर्स्ट का स्क्वायर किए हम लोग और इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर से ये आ गया, और हम दोनों इधर ऐड कर रहे हैं, देखो ये हमारा सेकंड है, तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। वो आर्ग्यूमेंट हम लिखे नहीं है, समझ जाओगे, आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो हमारे पास देखो ये रिजल्ट आ जा रहा है। फिर यहाँ से v बाई ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिलेशन आ गया। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका भी काफी यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, अच्छा देखो हम यहाँ पे v निकाल रहे थे ना, तो जैसे v निकाल रहे थे तो v में स्क्वायर था, तो यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और
माइनस बी, तो कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस भी यूज कर लेते हैं और माइनस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी हम प्लस लिख दिए हैं, ठीक है ना। ज्यादा ऐसे प्लस यूज होता है, लेकिन कभी कभी माइनस भी यूज हो सकता है। हम माइनस जानते हो क्यों नहीं लिख रहे हैं, ताकि आप लोग पता चला कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस। तो मोस्टली प्लस यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कभी कभी माइनस भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसको क्या बोलोगे, दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसे इसका ग्राफ बनाते हैं वी वर्सेस एक्स का, तो तुम लोग इसको जानते हो, थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कभी एग्जाम में देखो ये पूछा जा सकता है वी वर्सेस एक्स का ग्राफ का नेचर कैसा होगा। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द नेचर? हम्म, कैसा आएगा? पैराबोला टाइप। नहीं, ये जो है ना, एलिप्स आएगा। देखो ऐसे लिखते हो ना, अभी ये वाला एक्सप्रेशन को देखो ना, इस वाले एक्सप्रेशन को, इसको एक्स को इधर ले जाओ, तो ऐसे लिखा हुआ है देखो, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। यहाँ से देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं। तो अगर ए स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस वी बाई ए ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे करके इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये एलिप्स तो बन गया ना ये। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पे वी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे ना, देखो वी वर्सेस एक्स, ठीक है, तो इसका ग्राफ एग्जैक्टली एलिप्स बनेगा ऐसे। तो ये तो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी से ही रिलेटेड मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम वर्सेस कोऑर्डिनेट है ना, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो ये एलिप्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि वी वर्सेस एक्स ग्राफ एलिप्स आएगा, तो आप ये कह सकते हो फेज, इसको फेज स्पेस बोल दिया जाता है, वेलोसिटी वर्सेस कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज कॉल्ड फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जिस पार्टिकल में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा ना, उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकते हैं। इज, क्या लिखा हुआ है, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज क्या है, एलिप्स। इस कोऑर्डिनेट और मोमेंटम, इसमें जो या वेलोसिटी को ग्राफ का ग्राफ बनाया जाता है ना, उसी को फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिप्स आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, तो एक दो चीजें और हम लोग देखें, देखो अभी डिस्कस करेंगे एसएचएम से रिलेटेड, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो v वर्सेस x बोला गया, क्या बोलते हैं, ग्राफ कैसे, कभी कभी एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, एक एक नंबर के, ठीक है ना। देखो कि जैसे v वर्सेस x ग्राफ एसएचएम में क्या होता है, मान लो ऑप्शन में लिख दिया, ठीक है ना। अब v वर्सेस x देखा आपने, क्या बन रहा है, एलिप्स। अगर बोल दिया एक्सेलेरेशन वर्सेस x, क्या बनेगा? हम्म, हाँ, स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स पूछा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम एक्सेल यहाँ पे बना दें, अगर इसी में, ठीक है, देखो इसी में बनाते हैं, तो इसमें एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ ऐसे बनेगा। ये अगर एक्सेलेरेशन लिख दें और इधर एक्स लिख दें, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे दोनों अपोजिट साइन में है ना, तो इसलिए ऐसा होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्योंकि देखो एक्स पॉजिटिव तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन ऐसा है ना, ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स पॉजिटिव तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव, इसलिए हमेशा सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। दोनों का साइन सेम, इसमें क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट का साइन सेम हो जाता है, यहाँ पे भी दोनों का साइन सेम होता है। इसमें सेम नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि माइनस साइन है, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, इसीलिए ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये नोट हो गया सभी का ना। कभी अगर एग्जाम में देखो बेसिक पढ़ा हुआ रहता है ना, तो कुछ अलग भी पूछा जाएगा, जो नहीं हम बताया वो भी पूछ दिया, तो आप आंसर कर सकते हो। मान लो कभी इसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया, तो तुम जानते हो एरिया एलिप्स का पाई ए भी होता है, तो इसमें ए की जगह पे कैपिटल ए आ जाएगा और बी की जगह ए ओमेगा आ जाएगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे ए ओमेगा ही होगा ना, दिस इज ए ओमेगा और दिस डिस्टेंस इज कैपिटल ए। तो बस आप निकाल सकते हो इसका, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे डिपेंडेंस पूछ दिया जाता है, जानते हो, मतलब चेंज करके क्वेश्चन, कि मान लीजिए हम कोई एसएचएम है, उसका फ्रीक्वेंसी हम डबल कर दे रहे हैं, तो बताइए एरिया कितना टाइम्स बढ़ जाएगा।
तो इसका एरिया तुम देख रहे हो, एरिया निकालोगे ना पाई ए बी, तो कितना आ रहा है इसका, इसका एरिया जो निकालोगे, देखो यहाँ पे चलो लिख ही देते हैं, इसका एरिया कितना आ रहा है पाई ए बी, तो ए स्क्वायर और ओमेगा। तो अब ये जैसे निकाला हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम में आया फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं, एरिया बताइए कितना बनेगा, कितना बढ़ जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है। 2 पाई एम्पलीट्यूड डबल करोगे तो स्क्वायर। एरिया, हाँ तो एरिया अगर, हाँ तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो समझ गए ना, रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस तरह से पूरा डिटेल में हमने बता दिया है, ठीक हेलो है। सर। हाँ, सर ए ओमेगा तो ज़्यादा होना है इससे। ए ओमेगा, हाँ। हाँ वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मेजर नहीं ज़्यादा एक्सिस ही तो। हाँ थोड़ा फिगर हम गलत बनाए हैं, ठीक है ना, ये वाला बड़ा लग रहा है देखने में, छोटा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना थोड़ा सा बड़ा, इधर बड़ा होना चाहिए था, है ना। चलो उल्टा कर देते हैं, क्या दिक्कत है। मेजर एक्सिस चेंज करनी पड़ेगी। वो समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है ना, फिगर थोड़ा सा ठीक है। मतलब ए ओमेगा जनरली क्या होगा, ए से बड़ा होगा, बड़ा होगा, सॉरी। तो इधर बिगर होना चाहिए ऐसे, है ना। ठीक है, हम तो इसको आड़ा कर दो रोटेट कर ना, सकते हाँ हैं, हो गया। नहीं लेकिन थोड़ा सा फिर इसको भी ये ऐसे लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो वो कट कॉपी करके ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो ये तो इसमें मैच कर जाएगा ना। अब तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना, ये ठीक है। ये वाला कितना है, ए है, ठीक है, और ये ओमेगा, एक्चुअली ऐसा ही है, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसे ही बनना चाहिए था, ठीक है ना, ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पे, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड डिपेंडेंस इन एसएचएम। तो एसएचएम में देखिए क्या है, एनर्जी एम्पलीट्यूड डिपेंडेंस की बात करें अगर, तो एसएचएम में देखो हम लोग एक्सेलेरेशन को क्या लिखे हुए हैं, एक्सेलेरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखे हुए हैं, तो एक्सेल फोर्स निकालोगे ना, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फोर्स को लिखते हैं हम लोग ऐसे, माइनस डीवी बाई डी एक्स, भी मतलब पोटेंशियल ना जी, ठीक है। तो दैट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और डी एक्स होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वी जो निकलेगा ना वो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में, ध्यान रखोगे इसको क्या बोलेंगे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखा जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स का पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 टू। आ रहा है, तो हम एन इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू। 2। तो अब आप देखिए कि टाइम टाइम एनर्जी, ठीक है ना, टाइम एंड एनर्जी रिलेशन अगर हम यहाँ पे लिखें, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर कितना होता है, 1/n माइनस हाफ, ऐसे लिखा गया ना। तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देख रहे हो ना, एन पोटेंशियल एनर्जी में जो एक्स का पावर था वो उसी को तो एन बोला गया था ना, समझ में आ रहा है ना। तो एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2 है, तो 1/2 माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर 0, और हम टाइम प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर 1 - n/2 लिखवाए थे। तो यहाँ पे भी देखो टाइम प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर 1 - 2/2 कितना आ गया, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टाइम ना तो एनर्जी पे डिपेंड करता है और ना ही एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो एसएचएम में अगर आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी एम्पलीट्यूड को बढ़ा भी दोगे ना, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब कह सकते हो ये एसएचएम ही एक यूनिक केस है ऐसा जिसमें इस तरह से होता है। देखो इन एसएचएम टाइम, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, डजंट डिपेंड ऑन एनर्जी और एम्पलीट्यूड। एनर्जी या एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड नहीं करता है एसएचएम में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही जानते हो यूनिक केस है एसएचएम का, ठीक है। इसका देखो हम मतलब समझाते हैं, मतलब ये फॉर्मूले में जितना यूनिक नहीं लगता है ना, उतना अगर इसको रियलिटी से रिलेट करोगे तो ज़्यादा यूनिक लगेगा, ठीक है ना। देखो हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है कि ये टाइम एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एम्पलीट्यूड। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हो तुम लोग कि जैसे मान लो हम मेरे पास आई आई टेक टू पेंडुलम, ठीक है ना, ये मान लीजिए वर्टिकल पोजीशन है, और एक पेंडुलम को हम यहाँ पे ले गए, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, और एक पेंडुलम को हम यहाँ पे ले आए ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। इसका एंगल जो है ना वर्टिकल के साथ मान लो समथिंग है, सपोज करो दिस एंगल इज सपोज हमने लिख दिया 2 डिग्री है, और इसका ये वाला एंगल जो है ना सपोज करो 4 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री और 4 डिग्री, तो हम इसको ज्यादा डेविएट किए हुए हैं और इसको थोड़ा कम डेविएट किए हुए हैं। अब जानते हो क्या है कि हम इसे छोड़ रहे हैं यहाँ से ऐसे करके, तो दोनों जो है ना यहाँ पे लोवेस्ट पोजीशन ये है, दिस इज द लोवेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन इसको कहोगे, दिस इज द मीन। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम, जहाँ पे पेंडुलम रेस्ट में रह सकता है, हम बताए ना मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन है ये। तो देखो ये जो अभी हम बताया ना, इसका मतलब क्या है कि एक पेंडुलम लो, दो पेंडुलम लो, दोनों को एक ही जगह सस्पेंड करो, एक को 4 डिग्री से डेविएट करो, एक को 2 डिग्री से। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि पेंडुलम जो है ना में जब एंगल ऑफ डेविएशन स्मॉल होता है तो उसमें एसएचएम होता है, लेकिन अगर एंगल ऑफ डेविएशन लार्ज हो जाता है ना, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री कर दोगे तो फिर एसएचएम नहीं होता है, ठीक है। तो हम स्मॉल एंगल ले रहे हैं तो अभी एसएचएम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको तुम यहाँ से छोड़ोगे, यहाँ से यहाँ पे इसका स्पीड 0 है, तो यहाँ पे भी स्पीड इसका कितना है, 0 है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे स्पीड 0 होता है ना दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है, और ये अभी बताया था ना जहाँ पे स्पीड 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तो एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है और इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है, तो अलग अलग है ना दोनों का एक्सट्रीम पोजीशन। इसका एम्पलीट्यूड लगभग इसका एम्पलीट्यूड का डबल है, क्योंकि एंगल कितना है, डबल है, एंगल डबल है ना, तो इसलिए एम्पलीट्यूड भी डबल हो जाएगा। तो अब जानते हो तुम इसको छोड़ोगे ना यहाँ से, तो देखो एक्सट्रीम से मीन तक जाने का जो टाइम होता है ना वो टाइम पीरियड का 1/4 होता है। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर टी है तो इसको लगेगा T/4, और एक्सट्रीम से ये भी मीन तक जा रहा है तो इसको भी क्या लगेगा, T/4। तो अगर तुम दोनों को साथ में यहाँ छोड़ोगे ना तो दोनों मीन पोजिशन पे साथ में पहुंचेंगे, क्योंकि एसएचएम में क्या बोला जा रहा है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड इसका डबल है, लेकिन इसको जब ये पहुंचेगा यहाँ पे तब ये भी यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी और एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो इसमें इसको मान लो पेंडुलम 1 बोल देते हैं, इसको पेंडुलम 2 बोल देते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे इन फिगर शोन, ठीक है, टू पेंडुला, टू पेंडुलम, पेंडुलम का प्लूरल पेंडुला है, ठीक है ना, विल रीच mean position simultaneously, ठीक है, और if they are released at same time, if they are released at same time, if they are released at the same time, अगर वो सेम टाइम पे रिलीज होते हैं तो ऐसा होगा, if they are released at the same time। क्या लिखा है, in figure shown two pendula will reach mean position simultaneously if they are released at the same time। थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है ये, ऐसा लग रहा होगा कि तुम लोग को ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये कम डिस्टेंस, तो इसको ज्यादा टाइम लगना चाहिए, इसको कम टाइम, तो मतलब ये पहले पहुंचना चाहिए और ये बाद में। लेकिन क्योंकि एसएचएम है और एसएचएम में टाइम जो है ना वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए दोनों साथ में पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, वो थोड़ा ज्यादा अनयूजुअल लगता है, देखो अभी तुम्हें समझा रहे हैं, देखो। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि एसएचएम एक यूनिक टाइप ऑफ मोशन है जिसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ना तो एनर्जी पे डिपेंड करता है और ना ही एम्पलीट्यूड पे। बाकी हर केस में जो है ना ये देखते हो ना डिपेंडेंस जो हम बताया अदर केसेस में, ये तो है ही है, बाकी केस में तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना।
हाँ वो जल्दी आ रहा है, ठीक है ना, यही रीजन है, उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, हम लोग यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं होंगे कि इन ए टनल मेड along diameter of earth, in a tunnel made along diameter of earth, SHM occurs। मतलब जो मोशन होता है ना टनल में, वो कैसा होता है, SHM होता है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा है कि जैसे मान लो ये हमने बना दिया एक टनल यहाँ से यहाँ तक, ये टनल है, ठीक है ना। तो अगर जानते हो अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग एक टनल ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे करके एक टनल बना दिया यहाँ पे ऐसे, ये टनल है, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो अगर किसी पार्टिकल को तुम छोड़ दोगे ना, ये स्मूथ टनल है, हम ऐसे बना रहे हैं,